तो अब हम सानेमी के एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर सानेमी को पहली बार ये एहसास होता है कि उसका ब्लड काफी ज्यादा रेयर है और उसने जब से डीमंस को मारना शुरू किया उसके बाद उसे ये बात पता चली और फिर वो कहता है कि ये बात उस रात की है जब उसकी माँ डीमन बन गई थी और डीमन माँ के साथ लड़ते हुए सानेमी का थोड़ा खून बह गया था जिससे उसकी डीमन माँ की हरकत बदलने लगी और वो कमजोर होने लगी और इसका फायदा उठा के सानेमी ने उसके डीमन माँ को मार डाला और इस लड़ाई के बाद सानेमी को बहुत गहरी चोट लगी थी जिसके कारण उसके आंखों ने रंग देखना बंद कर दिया था और उसे सब कुछ धुंधला सा दिखाई देता था और सानेमी को पहले ये तक पता नहीं था कि निचिरिन स्वॉर्ड और डीमन स्लेयर नाम की भी कोई चीज है जो डीमंस को मारते हैं। सानेमी सिर्फ यही जानता था कि डीमंस की कमजोरी सूरज की रोशनी है और सानेमी अपने खुद के बनाए हथियारों से ही डीमंस को पकड़ के सूरज की रोशनी पर ले आता था और एक दिन ऐसे ही सानेमी डीमन को मारने के लिए गया था लेकिन वो डीमन बहुत ज्यादा पावरफुल था जिससे वो डीमन सानेमी को बहुत घायल कर देता है लेकिन उसके ब्लड के वजह से वो बच गया और वहाँ पर उसकी मुलाकात पहली बार एक डीमन स्लेयर से हुई थी जो सानेमी की तरह ही डीमंस को मारता था और इस डीमन स्लेयर का नाम था कुमेनु मासाशिका। मासाशिका सानेमी को डीमन स्लेयर कॉर्प्स के बारे में बताता है जिसके बाद ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे लेकिन एक दिन एक मिशन के दौरान मासाशिका की मौत हो जाती है क्योंकि इन दोनों का सामना लोअर मून 1 से हुआ था। भले ही इन दोनों ने लोअर मून 1 को हरा दिया लेकिन सानेमी ने मासाशिका को खो दिया और इसके बाद सानेमी एक हाशिरा बन गया। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। सानेमी कोकोशिबो के ऊपर यूज करता है विंड ब्रीदिंग के 6th फॉर्म को लेकिन कोकोशिबो इसे डॉज कर लेता है और कोकोशिबो ये देखकर हैरान था कि सानेमी इतना ज्यादा घायल होने के बाद भी आखिर इतने पावरफुल अटैक्स कर कैसे रहा है और अगर सानेमी के जगह वो बाकी सभी डीमन स्लेयर्स होते जिसके साथ कोकोशिबो ने पहले लड़ाई की तो ये लड़ाई कब का खत्म हो चुका होता और वो ये देखकर भी हैरान था कि सानेमी ने अपने खून को बहने से भी रोक दिया था और लगातार लड़ाई करते हुए भी उसने अपने मसल्स को इतना ज्यादा टाइट रखा है कि उसके शरीर के अंदर के ऑर्गन्स बाहर ना निकल सके और सानेमी की ऐसी काबिलियत देखकर कोकोशिबो सोचता है कि चाहे जो भी कहो ये कोई ऐसा इजी काम नहीं है जो कोई भी नॉर्मल इंसान कर सके और उसने अपने लाइफ में कभी किसी को ऐसा करते हुए नहीं देखा और फिर ये दोनों ही अपने ब्रीडिंग टेक्निक्स को यूज करते हैं और कोकोशिबो अभी भी खुद को नशे में महसूस कर रहा था लेकिन तभी कोकोशिबो अपने पैर से सानेमी के ब्लेड को पकड़ लेता है और अपने ब्लेड से सानेमी का गला काटने वाला होता है और तभी हमें फिर से सानेमी का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर सानेमी पहली बार मास्टर कागाया से मिला था। सानेमी पहले बहुत बदतमीज और घमंडी था। जब वो कागाया को स्माइल करते हुए देखता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसे काफी गुस्सा आने लगता है। फिर सानेमी कागाया से कहता है कि कागाया बस ऊपर बैठते हुए एक स्माइल के साथ सिर्फ ऑर्डर्स देता रहता है क्योंकि वो अपने हाथों को गंदा करना नहीं चाहता और अपने जान को जोखिम में नहीं डालना चाहता। निश्चित रूप से कागाया स्ट्रॉन्ग है लेकिन फिर भी वो डीमन स्लेयर्स को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करता है। सानेमी की ऐसी बदतमीजी देखकर स्टोन हाशिरा गेव में गुस्सा हो जाता है और सानेमी से कहता है कि क्या सानेमी को तमीज से बात करना नहीं आता लेकिन कागाया गेउमी को रोक देता है और सानेमी से कहता है कि सानेमी को बोलने दिया जाए, उससे इन सब से कोई दिक्कत नहीं। फिर सानेमी कहता है कि जो आदमी डीमन स्लेयर कॉर्प्स का लीडर बना बैठा है उसे तो खुद तलवार चलाना नहीं आता और उसे ना ही तलवार के बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान है। और ये सुनकर कागाया एक स्माइल के साथ कहता है आई एम सॉरी। कागाया ने पहले तलवार चलाने की कोशिश की थी लेकिन वो ये काम 10 बार के ऊपर नहीं कर सकता क्योंकि उसकी बॉडी इतनी ज्यादा कमजोर है कि वो इतनी सी मेहनत को भी नहीं सह सकता। लेकिन अगर वो ऐसा कर पाता तो वो खुद एक डीमन स्लेयर बन जाता और अपने ताकत से दूसरे लोगों की मदद करता। लेकिन इसके बाद भी कागाया से जो भी हो सकता है उसने वो किया ताकि वो दूसरों की मदद कर सके और वो सानेमी से माफी मांगता है क्योंकि उसके वजह से सानेमी को इतना ज्यादा दर्द सहना पड़ा। कागाया की ऐसी बात सुनकर सानेमी को अपने माँ की याद आने लगती है। फिर कागाया बोलता है अगर ये सभी डीमन स्लेयर्स एक मोहरा होता तो उनमें से एक मोहरा कागाया भी होता, वो मोहरा जो डीमन स्लेयर कॉर्प्स को चलाता है। और अगर कागाया मर भी गया तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं बदलेगा क्योंकि उसने अपने उत्तराधिकारियों को पहले ही मौजूद रखा है। फिर कागाया कहता है कि सानेमी को कोई गलतफहमी हो गई है, कागाया बिल्कुल भी ताकतवर नहीं है और अगर सानेमी को कमजोर इंसान पसंद नहीं है तो उसे कागाया को पसंद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कागाया की एक ही इच्छा है कि सानेमी इन सब बातों को छोड़कर एक हाशिरा बनने पर ज्यादा ध्यान दे। और फिर कागाया कहता है कि मासाशिका के मौत के तुरंत बाद ही सानेमी को यहाँ बुलाया गया जबकि वो इस सदमे से उभरा ही नहीं था
था। ये कगाए की गलती है। और मासाशिका का नाम सुनकर सानेमी हैरान होता है कि आखिर कगाया को मासाशिका का नाम कैसे पता। फिर शिनोबु की बड़ी बहन काने कहती है कि जब से कगाए ने डीमन स्लेयर कॉर्प्स के ड्यूटी को ज्वाइन किया है तब से उन्हें सभी डीमन स्लेयर्स के नाम पता है, चाहे वो मर ही क्यों ना गए हो। और सानेमी ये सुनकर हैरान था क्योंकि उसे तो एक भी डीमन स्लेयर का नाम याद नहीं जो उसके साथ लड़ते हुए मारे गए। फिर कगाया खड़े होकर सानेमी को एक लेटर देता है जो उसके दोस्त मासाचिका ने लिखा था। कगाया कहता है कि मासाचिका का एक भाई भी था जिसे किसी डीमन ने बहुत पहले मार दिया था, लेकिन मासाचिका को अपने भाई का रूप सानेमी के अंदर दिखाई देता है और वो लेटर सानेमी को दे देता है। और वो सानेमी से कहता है कि मासाशिका का सपना एक उज्जवल भविष्य देखना था, जो सपना मास्टर कगाया का भी है। मासाशिका सानेमी से कहना चाहता था कि जब तक उसका जीवन खत्म ना हो वो मुस्कुराते हुए जिए और उसकी लाइफ में कोई भी अस्वाभाविक खतरा ना हो, यही उसका सपना था। और फिर सानेमी को गेन्या की याद आने लगती है और फिर वो समझ जाता है कि उससे जिंदा रहना है। और प्रेजेंट टाइम में सानेमी कोकोशिबो के ब्लेड को गेन्या के गन से ब्लॉक कर देता है और कोकोशिबो के सिर पर बुलेट फायर कर देता है, लेकिन कोकोशिबो अपने ब्लेड से इसे भी रोक लेता है, जो देखकर सानेमी घबरा जाता है। और फिर कोकोशिबो मून ब्रीडिंग के थर्ड फॉर्म को यूज करता है और ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन इस अटैक को हिट करने से पहले सानेमी वहाँ से गायब हो जाता है और वहाँ पर एंट्री होता है द स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा गियोमे की। फिर गियोमे सानेमी से कहता है कि वो अपने घाव को ठीक से सील ले, तब तक वो इस डीमन को संभाल लेगा, जिस पर सानेमी हाँ कहता है और गियोमे लड़ने के लिए रेडी होता है। कोकोशिबो जो ट्रांसपेरेंट वर्ड से ये पता लगा लेता है कि गियोमे और उसकी बॉडी हद से ज्यादा ताकतवर है और पूरे 3 साल हो गए उसे ऐसे किसी योद्धा से लड़े हुए और गियोमे की बॉडी उसके लिमिट से भी पार है। फिर गियोमे अपने वेपन को बहुत ही तेजी से घुमाने लगता है और बहुत गहरी सांस लेने लगता है और गियोमे इतनी जोर से सांस ले रहा था कि कोकोशिबो के आसपास के सभी हवा गियोमे की तरफ खींची चली जा रही थी और अब ये दोनों ही एक दूसरे को घूरने लगते हैं। और गियोमे अचानक कोकोशिबो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन कोकोशिबो इसे इजीली डॉज कर लेता है और कोकोशिबो अपने ब्रीडिंग को यूज करने वाला होता है कि तभी गियोमे अपने कुल्हाड़ी से साइड से कोकोशिबो के ऊपर अटैक कर देता है। कोकोशिबो समझ नहीं पाता कि वो क्या करे, क्योंकि गियोमे अपने दोनों ही हथियारों को एक ही टाइम में फेंक रहा था और कोकोशिबो मुश्किल से इसे डॉज कर लेता है। और फिर गियोमे स्टोन ब्रीडिंग के सेकेंड फॉर्म को यूज करता है, लेकिन कोकोशिबो इसे भी डॉज कर लेता है और तभी अचानक से गियोमे की चेन कोकोशिबो के गले को चारों तरफ से घेर लेती है और उसे जकड़ने वाली होती है। कोकोशिबो इन चेन को काटने की कोशिश करता है, लेकिन ये चेन इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि कोकोशिबो की ब्लेड भी उसे नहीं काट पाती और वो ना चाहते हुए भी इसे डॉज कर लेता है। फिर कोकोशिबो गियोमे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और अपने ब्लेड को गियोमे के गले के पास ले जाता है, लेकिन गियोमे एक ही सेकेंड में वहाँ से हट जाता है और उसके ऊपर से ही कोकोशिबो के ऊपर अटैक कर देता है और कोकोशिबो इससे बहुत ही मुश्किल से बचता है। फिर गियोमे अपने चेन से कोकोशिबो के ब्लेड को जकड़ लेता है और उससे जोर से अपनी तरफ खींच देता है, जिससे कोकोशिबो की ब्लेड टूट जाती है। फिर ये दोनों ही अपने ब्रीडिंग टेक्निक्स को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। फिर कोकोशिबो गियोमे से बोलता है कि उसके हमले बेकार है, क्योंकि उसके शरीर के साथ उसका ब्लेड भी रीजेनरेट होता है। और हम देखते हैं गियोमे के चेहरे पर एक कट लग चुका था और गियोमे को भी ये बात पता नहीं था कि अपर मून 1 की ब्लेड भी रीजेनरेट हो सकती है। फिर गियोमे कहता है कि उसने ये चीज उस समय के लिए बचा के रखी थी जब उसका सामना मुजान के साथ हो, लेकिन अगर वो इसको यूज करने के बाद भी इस लड़ाई में सफल नहीं हुआ तो वो फिर से वहीं पहुंच जाएगा जहां से उसने शुरुआत की थी। और फिर गियोमे बहुत ही गुस्से से अपना बहुत ताकत लगाता है और अपने डीमन स्लेयर मार्क को अपीयर कर देता है और कहता है कि इसके बाद उसके लिए खोने को और कुछ भी नहीं है।